गुड मॉर्निंग गाइस। नहीं बोला जा रहा है कि मुंह में चिप्स भरे। गुड मॉर्निंग। अभी भी कुछ लोग मुंह में चिप्स भरे। चलो देखो, आज का जो सेमिनार है ना, ठीक है, वो मेनली अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी पर केंद्रित है। मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में क्या क्या होता है समझना है। लेकिन कोई भी अगर डाउट है या किसी भी और करियर से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है ना, और एक जनरल बात सारे करियर्स के बारे में, वो भी अपन करें। क्लियर है? ठीक है ना। तो इन जनरल ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कभी बात हो नहीं पाती है कि क्या होता है ना। करियर चुनने के लिए आपको सारे करियर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। कुछ लोग कर चुके हैं ये वाला सेशन वैसे अटेंड, लेकिन रिफ्रेश हो जाएगा कि दोबारा वीडियो देखने का मन तो करता नहीं। सामने सामने कोई बता दे तो बताते, अरे है ना, दोबारा से वीडियो देखने का मन ऐसे नहीं करता। लेकिन ठीक है, चलो वही स्लाइड है, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस है ना। तो मेनली क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या अपन कर सकते हैं उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जरूर पूछ लेना। किसी और करियर से रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हैं अगर समझ में रहे, कुछ सोच रहा हो पर्टिकुलरली करने का, तो उससे रिलेटेड भी सारे डाउट्स वगैरह जो है वेलकम। ठीक है ना। अपन इसके बारे में जनरली बता दें। देखो क्या है, इस बात को समझो कि 12th के बाद कुछ ना कुछ तो अपने को जनरल करना ही है कि नहीं। तो फील्ड्स कौन कौन सी होती है भाई, कहाँ कहाँ हम अपना करियर बना सकते हैं और क्या क्या चीजें जो है वो अवेलेबल होती हैं। जो भी करियर हम चुन रहे हैं उसमें आगे होने क्या वाला है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग करियर ऐसे चुन रहे हैं कि भाई तूने क्या ज्वाइन किया, चल मैं भी कर लेता हूँ, समझ में रहे। अब ऐसे कर तो लेते हैं, हाँ, क्योंकि अपने को लगता है कि जो सामने वाला है उसने अच्छे से चुन लिया, उसने अच्छे से रिसर्च कर ली तो अच्छा ही होगा। अरे लेकिन दिक्कत क्या है पता, दिक्कत ये कि 3 या 4 करियर्स के बारे में अपने को पता होता है, अपन एक सिलेक्ट कर लेते हैं या किसी एक के लिए नेगेटिव व्यू भी बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि 12th करने के बाद वो लोग ये बोलते हैं कि नहीं सीए तो नहीं करना, समझ में रहे, बाकी अपन देखेंगे कि क्या करना है। तो चाहे सिलेक्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, सवाल ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो भी चीज कर रहे हो, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे रिजेक्ट करो, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो एज ए करियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है या कैसा है उसके बारे में नॉर्मली हम लोग डिस्कस आज, ठीक है ना। चलो तो आप लोग जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो पूछ लेंगे, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो 2 तरीके होते हैं इसके। आप 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन टाइम का फर्क आता है। टाइम का फर्क आता है मतलब कैसे, अगर आप 12th की बात करते हो तो 12th के बाद लगभग 4 से 4.5 साल मैक्सिमम लगता है। क्लियर है। और अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल लगभग और लगता है। समझ गए हो। इसका मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन के बात करते हो तो लगभग 7 इयर्स लगते हैं, है ना। और अगर आप 12th के बात करते हो तो लगभग 4 साल से 4.5 साल लगता है। तो काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है अगर लोग इसको कब करते हैं, 12th के बाद। तो भैया फिर ग्रेजुएशन के बाद कोई क्यों करेगा, 12th के बाद ही क्यों नहीं करेगा। सब लोग तो फिर 12th के बाद करने चाहिए ना। तो किसी के पास इस बात का जवाब है? अच्छा ये बताओ, क्या ग्रेजुएशन के बाद करते हैं लोग सही? तो ये सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद क्यों कर रहे हैं, 12th के बाद क्यों नहीं करते? नहीं, फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम 4.5 साल के 7 साल क्यों लगा रहे हो? सिर्फ फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देने के लिए मैं 7 साल लगाऊं, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो बताओ क्या रीजन होगा कि लोग 12th के बाद नहीं कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं। और ग्रेजुएशन के बाद पॉजिटिविटी है, ग्रेजुएशन के बाद क्या चीज, ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में एक्चुअली में पता लगता है कि कैसा प्रोफेशन है। यानी कुछ लोग जो पहले से रिलक्टेंट हो जाता है ना कि नहीं नहीं हमको नहीं करना, वो वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक्चुअली में ग्रेजुएशन के बाद पता लगता है। मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो ग्रेजुएशन क्या पीजी कर चुके हैं,
एक्चुअली जॉब कर रहे हैं और उसके बाद फिर दे आर लाइक कि भैया हमको चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन करना है, ठीक है ना। मतलब होता है, और ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग करवाते हुए, मैं नहीं करवा पाता हूँ क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा सा यही लगता है कि कोई बंदा जो जॉब कर रहा है, फैमिली को अपनी प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद फिर वो, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस लगेंगी तो 5-6 घंटे की मिनिमम लगेंगे, तो बंदा जॉब तो साथ में करना थोड़ा मुश्किल, ठीक है ना। खैर फिर भी दो ऑप्शन है, अगर किसी को 12th के बाद करना है तो 12th के बाद कर सकता है, और किसी को ग्रेजुएशन के बाद करना है तो ग्रेजुएशन के बाद कर सकता है। बट एनी टाइम अगर आपको करना ही है तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, 12th के बाद करना। कभी भी ग्रेजुएशन का वेट नहीं करना चाहिए अगर आपको करना ही है तो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका टाइम पीरियड जो है वो ज्यादा लग जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा रहता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं दूसरा एग्जाम कोई इस तरीके से कर लूं, अगर वो नहीं हुआ तो फिर मेरे पास ये का ऑप्शन है। क्लियर है? ठीक है ना। दूसरी चीज एक ये है कि ग्रेजुएशन के बाद जो होता है उसमें आपको ट्रेनिंग शुरू में ही ज्वाइन करनी पड़ती है। सीए में एक खास बात यह है कि ये कॉलेज बेस्ड ऐसा वाला कोर्स नहीं है जिसमें कि आपको जाना है, लेक्चर अटेंड करना है, आना है, फिर एग्जाम देना है। इसमें 3 साल के किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक्चुअल काम सीखना पड़ता है कि सीए करता क्या क्या, जो कंपनीज के ऑडिट होते हैं, या टैक्स की फाइलिंग कैसे होती है, या लोन या फाइनेंस का काम कैसे होता है, वो आपको एक्चुअली ऑफिस में काम करके सीखना होता है। और उसके लिए कुछ स्टाइपेंड आपको मिलता भी है। स्टाइपेंड मतलब आप समझ लो सैलरी, आप जानते होगे, नॉर्मली सैलरी नहीं बोलते हैं उसको क्योंकि आप सीख भी रहे होते है ना। तो वो कुछ अमाउंट आपको मिलता है जो इंस्टीट्यूट ने मिनिमम प्रिस्क्राइब कर रखा है, 3 साल का अलग अलग, कि भाई 2,000-2,500 पहले साल का, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छी फर्म्स में जाते हो, नेशनल लेवल फर्म्स है जिसमें अगर आप अच्छी फर्म्स में जाते हो तो पहले साल दूसरे साल का भी, मतलब आप समझ लो कि 15,000, 20,000 और 25,000 इस तरीके से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इसके अमाउंट्स होते हैं। और उसके अलावा बाकी पर्क्स अलग है, क्योंकि अगर आप कभी भी आउट ऑफ सिटी ऑडिट करने जाते हो, अगर किसी आप अच्छी फर्म में, तो नॉर्मली फ्लाइट्स की ही टिकट होती है, मतलब आ रहा है समझ, उसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो सारा खर्चा जो है वो क्लाइंट देता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए थी जब मैं कर रहा था ट्रेनिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर। मैं जब ट्रेनिंग करने गया था ना दिल्ली में, तो सितंबर में बता चुका हूँ क्या, बता दूं मैं, है ना। मैं ट्रेनिंग करने गया था तो उसके 2 महीने बाद मेरा एक मिड लेवल फर्म में हुआ था। उस समय स्टाइपेंड्स नॉर्मली 1,000-1,200 हुआ करता था, लेकिन हमारी फर्म में वो 2,300 कुछ था, मतलब मंथली 2,300 पे होगा, ठीक है। तो अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था और सितंबर में हमारा ऑडिट एक आया था ये नागपुर में, ठीक है। तो दिल्ली में थे हम, ऑडिट आया था नागपुर में, तो टिकट प्लेन की थी, समझ आ रहा है। और हमको भरोसे ही नहीं हो रहा था कि अब 2,300 रुपये हमारा स्टाइपेंड है और हमारा 1 घंटे का जाना जाना सिर्फ 7,000 रुपये का है फ्लाइट का। तो जब हमको ये महीने का 2,300 रुपये दे रहे हैं तो ये हम पे एक दिन का 7,000 रुपये खर्च क्यों कर रहे हैं, ये मेरा सवाल था एक्चुअली। लेकिन वो होता क्या है ना कि सीए फर्म जो है वो रखती है, आर्टिकल्स बोलते हैं उनको, ट्रेनीज जो होते हैं, ठीक है। लेकिन सीए फर्म्स के पास ऑडिट आते हैं कंपनीज के या जिसके भी, क्लियर है। तो वो जो ऑडिट का खर्चा होता है और उनके आने जाने का जो भी खर्चा होता है वो सारा कौन उठाता है, क्लाइंट। समझ आ रहा है, आना जाना और खाना पीना, आ रहा है समझ, क्लियर है। मतलब जब आप ऑडिट पे होते हो तो एक्चुअली में आप कुछ भी खाने वाने के लिए ऑर्डर कर सकते हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि मैं कभी बैठा नहीं था प्लेन में उस समय, 2004 की बात है, क्लियर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास, आप 12th के बाद कर सकते हो और आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, ठीक है ना। स्कोप तो चलो बहुत है, सारा कुछ अपन डिस्कस करते हैं, है ना, कि क्वालिफाई करने के बाद किस तरीके से इसका स्कोप जो है वो रहता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि सीए करने के बाद आप जो है वो अपना ऑफिस खोल सकते हैं। इस बात को समझो, इस बात का डिफरेंस। मान लो कि किसी ने एमबीए किया है, बीटेक किया है, ठीक है, कोई भी जो नॉर्मल कोर्स आप देखते हो, वो जो भी कोई कोर्स है, उन कोर्सेज के बाद आप नौकरी कर सकते हो। उन कोर्सेज के हिसाब से अपना कोई ऑफिस नहीं खुलता, समझना है। जैसे आपने एमबीए किया हुआ है, तो एमबीए का क्या होता है,
आप सीखते हो एचआर में, मार्केटिंग में, इस तरीके से बहुत सारा कुछ है। तो कोई ना कोई कंपनी आपको एज ए मैनेजर क्या करती है, एम्प्लॉय करती है। समझ रहे? आपने क्या किसी एमबीए का ऑफिस देखा है कि एमबीए ऑफिस, क्योंकि वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करेगा। लेकिन एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो एक्ट से बना हुआ है, ठीक है ना। ये जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनीज जैसे कि रिलायंस, टाटा, इस तरीके से आपने नाम सुने होंगे। इंडिया में लगभग 12 लाख कंपनीज, ठीक है, 12 लाख कंपनीज, ठीक है। और कंपनी वाला सिस्टम होना आप लोगों को कोर्स में भी है। कंपनी वाले सिस्टम में पॉइंट ये होता है कि जो लोग बिजनेस चला रहे हैं सिर्फ उनका पैसा नहीं लगा रहता है, वो जनरल उन लोगों से भी पैसे ले सकते हैं जो कि बिजनेस में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं, लेकिन ओनरशिप है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं अपना क्लासेस चला रहा हूँ और मैंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है 10 लाख, तो उन लोगों ने मेरा पैसा लिया हुआ है और वो उससे जो भी बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, सारे डिसीजंस वगैरह बोलिए। बट मान लो उस कंपनी में पूरा 50 लाख लगाओ और उसमें से 10 लाख मेरा, तो 20% कंपनी की ओनरशिप मेरी, पर वो तो कुछ भी खर्चा दिखा सकते हैं। थिंक अबाउट इट, अगर मैंने पैसा लगा रखा है तो वो कुछ भी खर्चा दिखा सकते हैं। हो सकता है प्रॉफिट बहुत हो वो ना दिखाए, हो सकता है कम प्रॉफिट हो वो बहुत ज्यादा दिखाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये है कि वहां पर अकाउंट्स की चेकिंग के लिए एक पर्टिकुलर बंदा होना जरूरी। आप समझो कैसे ये डिफरेंट है किसी भी और प्रोफेशन से, ठीक है ना। तो कानून ने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ये वो व्यक्ति है जो कि जिस पर कि ट्रस्ट किया जा सकता है और जो कि एक्सपर्ट है अकाउंट्स में, ठीक है ना। जितनी भी कंपनीज, अगर आप कंपनी फॉर्म में, तो बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्मेट ऐसा है कि जो लोग चला रहे हैं कंपनी और जो लोग ओनर है वो अलग अलग हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने मतलब कानून के थ्रू ये बोल दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन होने चाहिए आपके बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है क्या? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा कि आपने अकाउंट्स वगैरह सब सही से बनाए हैं या नहीं, और उसके बाद फिर क्या होगा, मतलब फाइनल होने, यदि कंपनीज ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं लिए तो क्या होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, उनको पेनल्टीज लग सकती हैं और इवेंचुअली बंद भी हो सकती है कंपनी। इसका मतलब समझो, देखो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसके पास कंपलसरी काम आना है। समझ में आ रहा है आपको? कंपलसरी काम आना है मतलब कि यानी जितनी भी कंपनीज हैं हर साल के अकाउंट्स के उनको साइन लेने पड़ते हैं, और उस साइन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, उन कंपनीज के पूरे अकाउंट्स वगैरह को चेक करेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये एक कंपल्शन है जिसके कारण सीए प्रोफेशन जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश है, ठीक है। तो ये कौन करता है ये ऑडिट? ये ऑडिट करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो वो अपना ऑफिस अलग से खोल लेगा, वो अपना ऑफिस अलग से खोल लेगा और जिस भी कंपनी को ऑडिट कराना है वो लोग क्या कर सकते हैं, सीए के पास आ सकते हैं। ये पहला काम है, समझ रहे, जो कि कंपलसरी कानून ने बोल दिया। अब इसके अलावा ओपन होती है सारी फील्ड्स। सीए के कोर्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको, वो सारे एक बिजनेस के कंप्लीट नॉलेज के बारे में। इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल रहा है, क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ही कैन कंसल्ट, ही और शी कैन कंसल्ट विद अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। किस बात के लिए? कि भैया ये बताओ बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है, या बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये दूसरी बात। इसके अलावा आपको पता है एक कानून है टैक्स का, यानी हर व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है। अब व्यक्तियों का, इंडिविजुअल व्यक्तियों का एक्चुअली में काफी सिंपल होता है, लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति को भी किसकी जरूरत पड़ती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। नॉर्मली जैसे वकील भी ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो कंपनीज में जो है वो बहुत सारी इनकम्स और बहुत सारे खर्चे दिखाए जाते हैं, और टैक्स का जो पूरा कानून जो बना हुआ है उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर आप तरीके से यूज करो तो आपका टैक्स बहुत ज्यादा बच सकता है। जनरल अगर अपन ले 30% का टैक्स रेट है, 30% का टैक्स रेट है, इसका मतलब हर 100 रुपए की कमाई पर आपको 30 रुपए किसको देने पड़ते हैं? सरकार। हर 100 रुपए की कमाई पर 30 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो अगर एक भी खर्चा प्रॉपरली यूज कर लिया गया, समझ रहा है, या कुछ प्रोविजन को भी नॉर्मली यूज किया गया, तो बड़ी कंपनीज में करोड़ों रुपए जो है वो बच जाते हैं, समझ रहे। इसीलिए हर कंपनी को एक बाहर वाले सीए से तो ऑडिट कराना ही पड़ता है, समझ रहे, बाहर वाला सीए, यानी आप नौकरी पे नहीं रख सकते हो सीए, क्योंकि फिर तो वो सब बोलेगा कि सही सही है, आपको बाहर वाले सीए से ऑडिट कराना पड़ता है।
इसीलिए हर कंपनी, जितनी भी बड़ी कंपनी है, वो इन हाउस भी क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एम्प्लॉय करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सबसे मेन बात ये है कि आप अपना खुद का भी ऑफिस खोल सकते हैं, जिसके पास बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे लोग, फर्म्स, इंडिविजुअल्स आ सकते हैं जिनको कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। साइन वगैरह चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन लगते हैं, ये बात अलग अलग कानून में लिखी हुई, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। अगर मान लो कि किसी का भी बिजनेस है, किसी का भी, समझ में आ रहा है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर गया तो यू हैव टू गेट अ साइन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बात पता है क्या आपको? किसी का बिजनेस, मतलब सेल, इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, इनकम 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ की सेल हो रही ना अगर आपकी साल भर की, समझ में आ रहा है, तो उस व्यक्ति को सीए के साइन चाहिए ही चाहिए। आप किसी वकील के पास भी चले जाओगे तो उसको भी किसी सीए के पास से ही साइन करवाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? इस कारण से जो है काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। खुद का ऑफिस आप खोल सकते हो, जैसे डॉक्टर अपना खुद का ऑफिस खोल लेता है, लॉयर्स अपना खुद के ऑफिस खोले रहते हैं, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अपने ऑफिसेस होते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? उसके बाद फिर जो ये फर्म्स होते हैं, जो मैंने बोला ना कि जो लोग इंडिविजुअल ऑफिस खोल लेते हैं, इनको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए होते हैं। ये जो फर्म्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये कुछ इंटरनेशनल फर्म्स भी हैं। ठीक है, आपको अगर नाम पता होगा, डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, ये वर्ल्ड लेवल की फर्म्स हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेस इंडिया में भी खोले। लेकिन इंडिया के कानून के हिसाब से यहाँ के साइन कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें 100 से ज्यादा पार्टनर्स, ठीक है, जैसे मैं पर्टिकुलरली डेलॉइट का बताऊं क्योंकि मैंने इसमें काम किया था तो मुझे पता है, 100 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उसमें, सिर्फ पार्टनर्स। उसके बाद वर्क करने के लिए उन लोग अलग अलग से एम्प्लॉय करते हैं। इनके देश भर में 10 से 15 ऑफिस होंगे या ज्यादा ही होंगे, मैं कम बता रहा हूँ। और हर ऑफिस में 150-200 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो एम्प्लॉय, समझ में आ रहा है? और एक फ्रेशर जो है उसकी एक एवरेज सैलरी जो है वो अराउंड 7 लाख होती है। मतलब जैसे कोई बंदा बनता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अभी करेंट का बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स गए हैं, है ना, किसी का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो और ज्यादा होता है, तो 7 लाख के आसपास का जो है वो इनिशियल पैकेज है। मतलब समझ लो कि 60,000 रुपए महीना, इस तरीके से पर मंथ का। क्लियर? इनिशियल इनिशियल, ठीक है, क्लियर ही? तो आप किसी एग्जिस्टिंग फर्म में भी क्या कर सकते हो? जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब देखो, फाइनेंस का काम जो है वो कहां पर होता है? कैसे फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में होता है? कैसे खुद के उसके ऑफिस में होता है? नहीं, जितनी भी कंपनीज हैं सब में अकाउंटिंग का काम होता है, इवन गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि आप लोगों को ये डिफरेंस नहीं पता होगा। अच्छा, प्राइवेट एंटिटी बेहतर है कि पब्लिक एंटिटी? मतलब प्राइवेट एंटिटी बेटर है कि गवर्नमेंट? टफ सवाल है। डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, उसको किसी नहीं, पर्सन के ऊपर नहीं, मैं उसको अगर प्रोफेशन की नहीं, पर्सन के पॉइंट ऑफ से नहीं, मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। इंडिविजुअल इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत फिर सारे चेंजेस हो सकते हैं। क्यों बेटर है? अच्छा गवर्नमेंट, ये बताओ। काम धंधा करना नहीं है, पैसा मिलेगा। देखो, ये जनरल व्यू है अपना, ठीक है, कि काम धंधा करना नहीं है और पैसे मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में ना गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है खास, इस बात को समझो, ठीक है। उसमें ना प्राइवेट की तरह एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता। जनरल अगर आपको थोड़ा भी काम है प्रॉपर, तो उसकी उसका जो पे स्केल होता है बहुत हेवी होता है, क्योंकि उसमें इंक्लूड होते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब क्या, अगर मान लो महंगाई बढ़ती है तो आपको उसका एक अलाउंस जो है वो अलग से मिलता है आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो और दूसरी बात गवर्नमेंट में ये रहती है कि आपकी जॉब सिक्योरिटी बहुत गजब की रहती है। मतलब काम का उतना वैसा प्रेशर इसलिए नहीं रहता क्योंकि अगर आप काम नहीं कर रहे तो नॉर्मली उसमें ट्रांसफर्स होता है, निकाला नहीं जाता गवर्नमेंट उसमें। क्यों नहीं निकाला जाता? क्योंकि किसी इंडिविजुअल के प्रॉफिट के लिए ये नहीं चल रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, आपको पता है, मतलब हर साल कम से कम 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उनके पुराने जो थे पहले 1984 90s के आसपास जब ये बनी थी ना एंटिटीज, तब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम मेनली किसका है? टेक्निकल है, मतलब, है ना। तो उसमें
अब उन लोगों ने ये किया था कि उनका प्रेफरेंस था, कॉमर्स वालों को कुछ नहीं समझा जाता था उस समय, आपको पता होगा तो, ठीक है। उन्होंने अकाउंटिंग करने के लिए भी बीएससी वाले लोगों को वो कर लिया। अब उनको दे रहे होंगे 50,000 60,000 रुपये महीना, समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। 20 साल उनसे अकाउंटिंग कराए, समझ में आ रहा है, किससे, समझ में आ रहा है, बीएससी बीटेक वाले क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग, समझ में आ रहा है। उसके बाद ऐसी तबाही मचाई उन लोगों ने अकाउंट कि एमपीवी वालों को हर साल 25-25 लाख रुपए के कॉन्ट्रैक्ट देने पड़ते हैं लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, टू गेट देयर अकाउंट्स करेक्टेड। आ रहा है समझ में आपको ये बात, ठीक है। बहुत डेप्थ का है, मतलब एक्चुअल है, मैंने काम किया हुआ उसको, समझ में आ रहा है, दीदी मैंने भी वर्क किया हुआ, ठीक है। मतलब कॉमर्स वाले आप लोग, आपको ये पता होगा, डेटर्स जो है, डेटर्स जानते हैं, अच्छा, डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, डेटर्स क्रेडिट में दिख रहे थे, आ रहा है सर, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो रखा था, मतलब डेटर्स आपके क्रेडिट में दिख रहे हैं, मतलब आपके जो डेटर्स हैं जिनको आपने माल बेचा उनको आपको पैसे भी देने हैं, टेक्निकली ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपके अकाउंट। मुझे भी याद है कि एसेट खत्म हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है पूरा का पूरा, मतलब 100% से ज्यादा का डेप्रिशिएशन लगा चुके हैं, फिर भी एसेट दिख रहे हैं वो सब, समझ रहे हैं? 5 लाख का सेट खरीदा, 6 लाख रुपए डेप्रिसिएशन कर चुके हैं, फिर भी एसेट दिख रहा और है। 2 लाख का सेट देख रहे हैं, आ रहा है, ठीक है, मतलब 25 लाख कम है इस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और ये अकाउंटिंग करने के वो बीएससी वालों ने लिए होंगे 20 साल तक पूरे प्रॉपर, अरे पैसे क्लियर है क्या, ठीक है, चलो। इसलिए गवर्नमेंट जॉब में आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में गए हुए, और ये बहुत छोटी एंटिटी है, अरे ठीक है, यहाँ मतलब 15-20 हजार करोड़ का बस काम होता होगा, आ रहा है समझ। देयर आर बिग एंटिटीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब बहुत बड़ी एंटिटीज होती है। 12th वाले सब लोगों ने वो डेवलपमेंटल फेज आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आपके बनाए गए थे 50s के बाद, 1950 से 1990 के बीच में, समझ आ रहा है। तो गवर्नमेंट जब पैसे लगाती है ना तो लमसम लगाती है, वहां पर बहुत बल्क में काम होता है। जब मेरा कुछ स्टूडेंट्स का इनिशियल पैकेज 14 लाख और 16 लाख से शुरू हुआ था उनका पैकेज, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 14 लाख का पैकेज से शुरू होना, इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट कटता वटता है उसके बाद भी लगभग 1 लाख रुपए पर मंथ उनको इन हैंड मिल रहा है, समझ में आ रहा है। जो 22 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वैसे तो 21 में बन जाते हैं, लेकिन चलो 22 साल में भी कोई बना है तो 22 साल के व्यक्ति के हाथ में अगर 1 लाख रुपए महीना जैसे क्या ही नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब बहुत सारी, ठीक है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक बार गूगल करके देखना वैकेंसी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पर्टिकुलरली पिछले 3-4 महीने में तो ये जो बैंक्स हैं, ये एक इंडियन बैंक है, इस तरीके से पीएनबी है, यूनियन बैंक है, सारे बैंक्स में जो पहले जो ऑफिसर लेवल पर जो रिक्रूटमेंट्स होते थे वो उसमें एमबीए फाइनेंस और सब होते थे। अभी ये जो है, ये जैसे ये 1050 253 ये सारी जॉब्स जो है, इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस, किसी में 0 एक्सपीरियंस, किसी में, लेकिन आप नंबर ऑफ जॉब्स अगर देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा। ये तो इंडियन बैंक है, कितने लोगों ने नाम सुना है इंडियन बैंक का, मतलब सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना हुआ है ना इंडियन बैंक का। आप सोचो ऐसे नॉर्मल बैंक्स में अगर 50-50 100-100 80-80 वैकेंसीज निकल रही, तो एसबीआई और ये जो आपने नाम सुने होंगे यूनियन बैंक, इन सब में किस लेवल की वैकेंसीज होंगी। ये देखो, ये पोस्ट है, स्केल दिया हुआ है इसमें, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगे, देखो जरा, देखो भाई, सीनियर मैनेजर, मैनेजर क्रेडिट, मतलब ये बैंक की जॉब्स हैं, ठीक है, ये 50-10, और ये देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगे, सारे के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है।
तो जॉब्स का तो कुछ वही है ही, और ये पे स्केल है, स्केल 1 2 3 4 है ना। तो बेसिक है, ये बेसिक है, मतलब बेसिक के ऊपर डीए ऐड होता है ये लिखा हुआ है नीचे, और DA CCA और बहुत HRA, सारी चीजें ऐड होती है, तो मतलब इसका 3 गुना या 4 गुना हो जाता है। मतलब स्केल 4 का अगर आप देखोगे तो 76,000 से चालू होगी, तो बेसिक आपको लगभग इंटू 3 कर लो, यानी 2 लाख रुपए करीब बेसिक होगी आपकी। इसके अलावा आपको मेडिकल एड और जो सर्विसेज होती हैं कुछ कुछ उनके अपने हॉस्पिटल्स या होते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एंटिटीज का अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यहाँ पर भी पता है आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिक वो वैकेंसीज निकलती, ठीक है। और काफी अच्छा उनका तो मतलब पे ग्रेड भी काफी अच्छा होता है, और लाइफ तो छोड़ ही दो कि क्या रहती है, क्लियर है क्या? इसमें ये भी है कि 2220 जो लिखा हुआ है, और फिर 84 890, फिर 2500 और 89 890, ये है कि हर साल इतना अमाउंट बढ़ेगा, मतलब 2000 रुपए से आपका अपग्रेडेशन होता जाएगा, और ये सिर्फ बेसिक में, मतलब 2220 बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डीए बढ़ेगा, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एड, सबकी आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी आपको मतलब 6000 7000 का अपग्रेडेशन तो यही लिखा हुआ है। और आपको पता है ये पे कमीशन आते हैं हर साल, पे कमीशन आते हैं, मतलब जिसमें रिवाइज होती है, जो महंगाई भत्ता है, जैसे महंगाई का है, तो ये 2220 हो सकता है कि सडनली रिवाइज होकर के 7000 हो जाए, 8000 हो जाए। मतलब मेरे दादाजी, उनकी अब तो डेथ हो गई 10 साल पहले, और वो जब नौकरी करते थे उनको 400 रुपये मिलता था, समझ रहे? और जब वो रिटायर हुए थे तब उनको 3-4 हजार ऐसे कुछ मिलता था, लेकिन ये पे कमीशन रिवीजन के कारण, जब मतलब उनकी डेथ हुई उसके पहले उनको पेंशन आती थी 15,000 रुपये। तो ऐसे ही नहीं सब लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी होती है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग जो है वो उसका हो जाता है। मेरा एक दिल्ली में हॉस्टल, मेरे साथ एक जूनियर था, काफी अच्छा फ्रेंड भी है, तो वो जो है वो हिंदी मीडियम से था, उसने फर्स्ट लेवल हिंदी मीडियम से किया, ठीक है। उसने, हाँ, और नहीं, उसने सेकंड लेवल भी हिंदी मीडियम से किया, मतलब सीए का बहुत टफ होता है हिंदी मीडियम, और उसके बाद फिर नहीं चाह गया तो फाइनल में उसने फिर इंग्लिश मीडियम से किया, उसको 3-4 अटेम्प्ट लगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर उसकी नौकरी जो है वो कोल इंडिया में लगी। कोल इंडिया अगर आपको पता हो, गवर्नमेंट एंटिटी है प्रॉपर, ठीक है। उसमें उसका पैकेज शुरू हुआ था कुछ 7 लाख से, कुछ 12 साल पहले की बात है, नहीं 10 साल पहले की बात होगी लगता है, 7 लाख से। तो अभी तो खैर छोड़ ही दो। तो उससे बात होती थी, कहता था कि भैया ये लोग तो साल के 12 सिलेंडर भी फ्री देते हैं। अपार्ट फ्रॉम सैलरी और वो सारा कुछ, 12 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, वर्कर मिल रहा है, क्वार्टर मिला हुआ है प्रॉपर घर, मतलब बात को क्लैरिफाई करना पड़ता है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है ना? क्लियर है, ठीक है, चलो। तो ये, अच्छा, इंडिया में तो ये जॉब का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपको पता हो कि जितने भी आसपास के हैं, अच्छा आपको पता है सीए का एग्जाम जो है इंटरनेशनली होता है, नेपाल में भी होता है, दुबई में भी होता है सीए का एग्जाम, क्योंकि ये दुबई और जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी, बहरीन और ये जो भी है, यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि उनका अपना कुछ बहुत खास नहीं है कोर्स वोर्स कुछ, समझ में आ रहा है? तो इंडिया से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, और आपको पता होगा दुबई और ये कुछ गल्फ कंट्रीज है, यहाँ पर इनकम टैक्स 0 है, यानी अगर आपका 12 लाख का पैकेज है तो आपको 12 लाख रुपए हाथ में मिलेंगे, समझ में आ रहा है क्या? और वहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का कजिन प्रॉपर गया हुआ है, समझ में आ रहा है? वो और उसकी वाइफ बहरीन में सीए इंस्टीट्यूट का की ब्रांच है, पता है आपको ये बात? बहरीन करके एक जगह है, ये पता है आपको? ठीक है, तो अभी पता चल रहा है, ठीक है। एक जगह है यूएई, और इन सब जगहों पर सीए इंस्टीट्यूट की ब्रांच है, ठीक है। तो वहां के ब्रांच के लोकल में भी ब्रांच होती है, हर जगह सी इंस्टीट्यूट की ब्रांच है। ये कोई दूसरे प्रोफेशंस जैसा नहीं है कि कोई कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, ये पूरी एक कम्युनिटी है। जैसे जबलपुर के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना, वो सारे के सारे कनेक्टेड है, ठीक है। उनका प्रॉपर एक ग्रुप बना हुआ है, और हर बार दिवाली पे, न्यू ईयर पे,
और इसमें इवेंट्स होते हैं जिसमें कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इनवाइट किया जाता है, ठीक है। तो बाहर की जो कंट्रीज है उनमें भी बहुत सारा मतलब वो होता है, कनाडा वगैरह में भी जो है बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जाते हैं। इसके अलावा हर कंट्री का, हर बड़ी कंट्री का अपना एक वो होता है, फील्ड होता है यही अकाउंटिंग का, ठीक है। जैसे यूएस में सीपीए बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, और सीएफए नाम से भी होता है, ठीक है। लंदन में सीएमए होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे अलग अलग है। तो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन सारी जगहों पर भी जाकर के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि वहां जैसे ये वहां पे भी मान लो 3 लेवल्स है, तो आपको फाइनल लेवल के 3-4 पेपर एक्स्ट्रा देने होते हैं कि वहां के कानून के हिसाब से कर लो, और इंटरनेशनली जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर कंट्रीज में भी होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बिजनेस नॉलेज होता है ना, आप कुछ भी जो पढ़ रहे हो उसमें इतना ज्यादा चीजें जो है वो आप पढ़ लेते हो बिजनेस के बारे में कि आप खुद का कोई भी बिजनेस जो है वो ओपन कर सकते हैं। आप जो काम करना चाहो कर सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो अलग कंट्रीज में जाकर के किसी ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, सुंदर है, पूरा मतलब होटल बिजनेस में है वो। लंदन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो फ्रेंड है, मतलब वो मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसकी प्रॉपर, ठीक है ना। तो क्या बोलूं मैं, उसने बियर की फैक्ट्री डाल ली, समझ लेकिन वो ही बिकेम बिलियनर, समझ रहे, क्योंकि ये चलो ठीक है ना ठीक है। बिलियनर मतलब कि क्या बोलते हैं, मल्टी करोड़पति जो भी बोल रहे हो उसको, समझ रहे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल, मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है आज की डेट में जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की नीड जो है वो ना, समझा। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसमें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड ना। और आज तक 1949 से लेकर के अभी तक में टोटल बने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो उनकी संख्या अराउंड 3 लाख के आसपास, 3 लाख से भी ज्यादा नहीं। तो कितने टोटल इंडिया में आज तक, तो बहुत सारे लोग तो मतलब वो हो गए होंगे, मतलब है ना, बाहर हो गए प्रोफेशन से, ऐसा बुरा बुरा नहीं बोलते, ठीक है ना। तो एक्टिवली जितने लोग काम कर रहे हैं उससे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स जो है वो डिमांड है, ठीक है। सिर्फ ये होता है, मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बनता है ना, तो फिर उसको अच्छा पैकेज या वैसे ही चाहिए होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए लेकिन वो पे नहीं कर पाते उतना, समझ रहे, इसलिए वहां पर वैकेंसी है लेकिन सीए काम नहीं कर रहा है। वहां पर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें कि जैसे जो सीए का सेकंड स्टेज भी क्लियर कर लेता है, ठीक है ना, वो सारे लोगों को भी अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। तो ऐसे लोग भी इन कंपनीज में बहुत ज्यादा अपॉइंटेड, क्योंकि ये थोड़े कम अमाउंट में काम करने के लिए तैयार है। कम मतलब ऐसा कम नहीं, एक एमबीए फाइनेंस जितना या उससे थोड़ा ऊपर ही, समझ में आ रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, क्योंकि देखो एमबीए जो है ना वो कॉलेज बेस्ड, उसमें ऐसा होता है कि आपने अच्छे कॉलेज से किया है तो आप एक्चुअली में कुछ काम किया, और अगर आपने किसी भी नॉर्मल नॉर्मल कॉलेज से किया है तो आपके पास सिर्फ एमबीए की डिग्री है, मतलब समझ में आ रहा है, बाकी काम आपको जो सीखा है वो आपने एक्सपीरियंस से ही सीखा होगा, ठीक है। अच्छा, लड़कियों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, किस पॉइंट ऑफ व्यू, अदिति मैम ने जोड़ा है ये, समझ में ठीक है, क्योंकि आप अपने पेस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। नॉर्मली बहुत सारे लोग शादी होके जैसे मान लो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप जहां पर भी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कहीं पर भी आप अपना ऑफिस जो है वो ओपन कर सकते हो, और हर जगह फर्म्स, ठीक है, जितनी भी फर्म्स हैं हर फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वैकेंसी होती ही है। क्या होता है कि हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑडिट कर सकता है। मतलब आप समझो कि ऐसा प्रोफेशन है कि सीए इंस्टीट्यूट को लिमिट करना पड़ा, पता है कि ये हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो 60 से ज्यादा, 60 से ज्यादा आप ऑडिट नहीं करोगे, 45 से ज्यादा आप ऑडिट नहीं करोगे, ऐसा करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो जितने भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और अगर सीए को अपने साथ जोड़ते हैं तो ये 40-45 ऑडिट और कर पाते हैं, इसलिए हर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म में इन जनरल वैकेंसी होती है, ठीक है ना। अपना काम करने में क्या हो सकता है कि आप अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये कुछ मतलब इंडिया में डिमांड तो खैर रेज हो रही है, ये सारी चीजें तो आप नॉर्मली भी गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। जीएसटी नया आया तो उसके कारण करियर जो है वो फ्लरिश हो गया,
इसमें बहुत सारी चीजें नई नई ऐड करते रहते हैं, जैसे कुछ भी इनोवेशन, कुछ भी नया आया ना, जैसे कि सीए के बाद जो है एक और कोर्स होता है, सीए करने के बाद आप और पढ़ाई कर सकते हो, पता है आपको ये बात, ठीक है ना, जिसमें कि कंप्यूटराइज ऑडिट का वो रहता है, तो वो मैंने किया हुआ है। मेरे पास सीए के बाद जो सीए लोग जो एग्जाम देते हैं वो वाली डिग्री भी है मेरे पास, उसको बात कहते हैं डीसा, DISA, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट मतलब ये जो बैंक्स वगैरह एटीएम से पैसे निकालते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री, यानी यहाँ पर जो जर्नल एंट्रीज है वो सब होती है ना, इनको इंसानों की भी जरूरत नहीं, इनने मशीनों को सिखा दिया जर्नल एंट्री करना। हाँ, तो आप जो पैसे निकालते हो एटीएम से, इट्स अ ट्रांजेक्शन, उसकी क्या होगी, उसकी एक जर्नल एंट्री होगी, समझ रहा है, तो वो जर्नल एंट्री कौन कर दे रहा है, वो एटीएम मशीन ही करते हैं, वो सॉफ्टवेयर ही करते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो है इन एरियाज में, तो उनका ऑडिट करना, समझ में आ रहा है, उसका ऑडिट होता है कि यार कहीं सॉफ्टवेयर में तो कोई गड़बड़ नहीं। अब समझना, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ तो भैया आईटी वाले देखेंगे, ये एक्चुअली में ब्लेंड है आईटी और अकाउंटिंग का, समझ में आ रहा है, काफी आगे के लेवल में जाकर के होता है ये, जिसमें कि एक्चुअली में आईटी वाले और चार्टर्ड अकाउंटेंट ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो टेक्निकल साइड बताते हैं और हम लोग अकाउंटिंग साइड। कोई भी नया सॉफ्टवेयर भी डेवलप होता है ना, तो पूरी टीम बनती है, और उस पूरी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं और टेक्निकल वाले भी होते हैं, समझ रहे, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कि भैया बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, उनके हिसाब से तो बग रही इधर तक, तो क्या है, अरे ऐसा अपने हिसाब से तो डिजास्टर है, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, क्लियर है, इसलिए डिमांड जो है वो रेस हो ही रही। ये कुछ कंपनीज है, ठीक है, कुछ के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है ना, ये वो कंपनीज हैं जो एक्चुअली में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हर कंपनी जिसका भी आप नाम ले लो, समझ रहे, जो कंपनी सोच सकते हो उस कंपनी के बारे में सोचना और लिखना गूगल में, ये कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपको लिखा, आपको मिलेगा उसमें कि उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो कौन है, हर कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का एम्प्लॉय होगा ही, नहीं तो अकाउंटिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। क्या चीज, हाँ, आईसीआई तो रिसर्च प्रोफाइल और उन सब में भी रखती है। एक सेकंड, तुम क्या आईसीआईसीआई बोल रहे हो कि आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो नहीं करेगा तो किसको करेगा, कौन है, उनके तो जितने भी काम होते हैं, और इतना ओपन है ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी ऑडिट होता है, पता है, और वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, मतलब थोड़ा अलग टाइप का, समझ में आ रहा है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी जो एकेडमिक जो भी बुक्स वगैरह बनती है वो सब काम के लिए बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, मतलब बहुत ही सारे, ठीक है। ये एक एवरेज सैलरी है, अगर आपको दिख रही हो तो, है ना, कंपनी में नॉर्मल सैलरी जो है वो कितनी होती है, इनिशियल पैकेज नहीं है, एवरेज है, समझ रहे, रिलायंस में एवरेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 25 लाख मिलता है ना, डेलोइट में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को 15 से 30 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज मिलता है, ठीक है। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, नाम में हिंदुस्तान, लेकिन इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी, ठीक है ना, फॉरेनर्स का बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो 16 से लेकर के 30 लाख तक का, आदित्य बिरला, ICICI, ITC, टाटा, भारती एयरटेल और SBI, ठीक है ना, तो ये सारे एवरेज रेम्यूनरेशन, ये पुराना है एक्चुअली, अब बढ़ गया, ठीक है ना। एनुअल एवरेज सैलरी जो है वो लेस देन ईयर वाली, ये 2 लाख से 9 लाख लिखी हुई है, ये अब समझ ले अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से 9 लाख हो गई, मतलब मिनिमम एवरेज जो है वो लगभग 5 लाख का होता है एक साल। अच्छा, नॉर्मली बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें कि इनिशियल सैलरी और 5 साल 10 साल के बाद की सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ये जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है, इसमें पहले साल की सैलरी या पहले साल का जो इनकम है, और आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप देखोगे तो उसमें जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने बताया था आपको, बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो लोग आते हैं कि भाई हमको ये करना है, वो लोग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी कंपनीज वगैरह में आप जाओ उसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप बहुत अच्छे भी हो ना अपने काम में, तो भी वो आपको प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं, समझ रहे, इसलिए वो सारे लोग कुछ ना कुछ करके डिग्री अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे, मतलब कुछ लोगों को काम सीख जाते हैं ना बहुत ज्यादा अच्छे से, लेकिन वो ऊपर लैडर अप नहीं कर पाते, समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको डिग्री जो है वो चाहिए होती है। काम आता है, एवरीबडी नोज कि हाँ भैया आपको प्रमोट कर देना चाहिए, फिर भी नहीं कर सकते
क्योंकि डिग्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, एक होता है फर्म में जनरली कम होती है, लेकिन इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा, मतलब, ठीक है ना, क्लियर है। इंडस्ट्री मतलब कि आप एक्चुअल कंपनी में जाते हो, उसमें किसी एक विंग में आप काम करते हो। फर्म जो होती है सीए फर्म, उसमें आप मल्टीपल उसमें काम कर रहे हो। ये सारी चीजें अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको इवेंचुअली पता लगेगा। 3 लेवल में कोर्स होता है। पहला होता है फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हो तो फिर आपको फर्स्ट स्टेज देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने बता दिया आपको कि डिफरेंस क्या आ जाता है। 3 साल छोड़ के अगर आप सिर्फ फाउंडेशन से वो कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है खास, क्योंकि नॉर्मली आप फाउंडेशन कब दे सकते हैं? 12th के जस्ट बाद। अगर आप 12th में हो, ठीक है, आपका 12th मान लो कि इस साल हुआ, तो फिर क्या होगा, आप अभी रजिस्टर कराओगे तो नवंबर का एग्जाम होगा, जून के पहले, जून 30 के पहले, है ना। और जो मान लो कि अगले साल करना चाह रहा है, जिसका अगले साल 12th, अगर वो अभी रजिस्ट्रेशन करा लेगा दिसंबर के पहले, तो उसको अगले साल का मई देने मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर आपने 31 दिसंबर के बाद रजिस्ट्रेशन कराया तो फिर आपको नवंबर अटेंड मिलेगा। तो इस तरीके का रहता है इसमें। अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स जो है वो लगते हैं कोर्स में। एक खास बात जो है वो ये है कि ट्रेनिंग का पीरियड 3 साल से घटा करके 2 साल अब किया जाने वाला है। अभी प्रपोज, अभी नई स्कीम आई है जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बताए गए। सेकेंड स्टेज में अभी 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको 6 करने की बात चल रही है, ठीक है ना। तो सीए कोर्स जो है वो थोड़ा सा लिबरल जो है वो हो रहा है, ठीक है। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो है 4 सब्जेक्ट्स आते हैं आपको। पहला सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट्स है, उसमें मेनली 11th और 12th की पूरी अकाउंट्स, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स। हाँ, जैसे 12th में आपका रेशियोज वगैरह है, वो सब नहीं है आपको। पहले था, अभी अलग कर दिया गया, हो सकता है बाद में फिर से उसको इंक्लूड करें। कुछ चैप्टर्स नहीं है 11-12 के, और कुछ चैप्टर्स जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। बिजनेस लॉज और तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहेगा। बिजनेस करस्पॉन्डिंग रिपोर्टिंग जो है उसमें इंग्लिश भी है, और लेटर राइटिंग, और मतलब क्या कहते हैं, ईमेल राइटिंग, ये सारा कुछ। बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टार्ट। 100 मार्क्स का पेपर है ये, एमसीक्यू है, मतलब ऊपर के 2 जो है वो सब्जेक्ट है, पूरे लिख के करना पड़ता है, 3 घंटे के पेपर है। ये जो बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टार्ट है, ये एमसीक्यू है, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग होता है, जो एक्चुअली में थोड़ा इजी कहलाता है, लेकिन कर लो उसके बाद, मतलब ऐसे नहीं कि अपने आप ही इजी है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिकी हो सकता है, जल्दी समझ में आता है, जल्दी भूल भी जाता है, तो इसलिए बार बार करना पड़ता है। 20 मार्क्स का ये, 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स होता है, और 40 मार्क्स का जो है वो मैथ्स होता है, ठीक है। तो नॉर्मली नॉन मैथ्स वाले लोग जो है वो परेशान होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली 40 मार्क्स लाना इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आप लोग, ठीक है। और फिर है पेपर 4 इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसमें मेनली 11th क्लास वाला इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है ना, ये आधा पोर्शन है इसमें 11th क्लास वाला, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो काफी कुछ होता है। उसके अलावा बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है, जिसमें कि थोड़ा सा मैक्रो वाला और थोड़ा जेनरिक जो है वो है। मतलब उसमें ना, जैसे मान लो जो बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया, तो जितनी भी अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज है उनके बारे में इसमें दिया हुआ कि उसका कौन, किसका कौन सीएफओ है, सीईओ कौन है, इस तरीके से, ठीक है भैया। सीए एग्जाम तो बहुत ही टफ है, हमारा एग्जाम बहुत टफ होता है, ठीक है। तो देखो यार, एक चीज समझ लो, ठीक है ना, टफ और इजी ये वर्ड्स जो है ना, ये सब्जेक्टिव। मैंने एक पर्टिकुलरली जगह प्रेजेंटेशन देखा था, उसमें मैंने प्रॉपर एक एक्सरसाइज देखी थी। अच्छा, मैं वही तुम लोग को बताता हूँ। कितने लोग डांस करते हैं? एक भी नहीं करता। चलो, कितने लोग गाना गाते हैं? स्टार मेकर पे गाना गाते हैं। देखो समझो, हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं
जो कि करने में कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, जैसे डांस है तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे भाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, समझ आ रहा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कुछ लोगों को क्या लगता है वो बहुत टफ कि आप सीख भी नहीं पाओ, कुछ लोगों को लगता है कि वो अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि डांस सीखना इजी है, मतलब इजी, कितने लोगों को लगता है कि थोड़ा टफ है, उनको लग रहा है, यानी एट द सेम टाइम किसी व्यक्ति को वो चीज इजी लग रही है और किसी व्यक्ति को वो चीज टफ लग रही है। यानी पॉइंट ये है कि कोई भी चीज अपने आप में टफ या इजी नहीं होती, अगर आप किसी भी चीज को धीरे धीरे करके सीख लेते हो तो वो चीज क्या हो जाती है, इजी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और एक्चुअली में क्या होता है ना कि सबसे स्टार्टिंग में आप जो उसके बारे में व्यू बना लेते हो, वो व्यू जो है उसके कारण कोई भी चीज आपको टफ या इजी लगती है, समझ में आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपको ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है सबको, तो कुछ ना कुछ करना है फ्यूचर में, समझ में आ रहा है। आपको जो भी कुछ करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसमें अगर आपको अच्छे लेवल पर पहुंचना है तो उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा उसका कैटेगराइजेशन आपका टफ में है। क्योंकि देखो क्या है, ठीक है, कि नॉर्मली सीट्स वाला चक्कर होता है, जैसे मान लो यूपीएससी करना है या कुछ भी आपको करना है तो उसमें पता क्या होता है, उसमें सीट्स होती हैं लिमिटेड, जैसे पीईटी पीएमटी वगैरह भी कॉलेज बेस्ड है, एमबीए भी जैसे कैट होता है आईआईएम में, उसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है, तो मान लो उसमें 1600 सीट है, ठीक है, तो अब 1600 कैंडिडेट ही क्या करेंगे उसमें एडमिट होंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, और 2.5 लाख लोग जो है वो एग्जाम दें। मैं कैट की बात करता हूँ, कैट पता है ना आपको, आईआईएम के लिए आप करते हो, 1600 सीट्स हैं, ठीक है, और 2.5 लाख लोग जो है वो कर रहे हैं, आप परसेंटेज निकालो जरा। नॉर्मली एक्चुअली सीए प्रोफेशन के बारे में बोला जाता है कि भाई इसका 4% रिजल्ट है, 5% रिजल्ट है, ठीक है, लेकिन एक एक बंदा जो क्लियर हो रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है, जो भी अनएम्प्लॉयड है अपनी मर्जी से है, वो नहीं कर रहा है जॉब तो नहीं कर रहा, कहीं पर भी कोई जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसको जॉब या वैसा मिल ही जाएगा, लेकिन दूसरे ऐसे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा है। लेकिन आप आईआईएम्स की बात करोगे तो वो भी आपको अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा, लेकिन आप टफ का कंपैरिजन करोगे तो सीए में 4% का रिजल्ट आप बोल रहे हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट का, अगर मल्टीपल अटेम्प्ट का आप काउंट करोगे तो वो बढ़ जाता है, 50-60% आ जाता है, लेकिन चलो अभी उसको अपन किनारे रख रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर जो है आप कैलकुलेट करोगे ना तो 0.001% आए, पर उसके बारे में नॉर्मली कोई डिस्कशन जो है वो नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात कि एक गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं होती है, ऐसे बहुत सारी एंटिटीज होती हैं जो कि इस पे काम करती है, देखो ये एसोकेम का नाम सुना है आपने, ये गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। इसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 93% ऑफ एमबीएज आर अनएम्प्लॉयड, आपको पता है 93% ऑफ एमबीएज आर अनएम्प्लॉयड। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि जितने भी लोगों के पास पैसे थे, उन्होंने कहा कि यार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अच्छा पैसा है, उन्होंने फटाफट एक ग्राउंड एक एरिया खरीदा और वहां पर एक एमबीए कॉलेज डाल दिया। छत्तीसगढ़ सरकार अकेले ने आज से 20 साल पहले, ठीक है, 117 यूनिवर्सिटीज को अप्रूवल दे दिया, जिसके पास भी 2 करोड़ रुपए हैं और 2 एकड़ जमीन है। यूनिवर्सिटी डाल लो, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी डाल लो आप, आ रहा है समझ में? इस तरीके से उन लोगों ने ग्रांट जो है वो दी थी, ठीक है। तो हुआ ये कि बहुत सारे लोगों ने एमबीए कॉलेजेस खोल लिए, मेरे पास आते रहते हैं, मतलब अभी मैं सच बता रहा हूँ 3 दिन पहले एक बंदा आया, ठीक है, दे आर रेडी टू पे 40 to 50,000 रुपीज पर एडमिशन। उनका सिर्फ ये कहना है आप बच्चों को एमबीए के लिए सजेस्ट करो, और अगर आपके रेफरेंस से बंदा आता है तो 45,000 आपको दे, और वो अग्रीमेंट लेकर के आया था,
कि हम धोखा नहीं देंगे, हम आपके साथ रिटन अग्रीमेंट करेंगे। ये एक्चुअली ब्रॉट द कॉपी ऑफ अग्रीमेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो मैंने कहा कि भाई तुम नॉर्मल इंस्टीट्यूट के पास जाओ, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब कमीशन वाली का काम अपन नहीं करते। मैंने कहा आपका अगर कॉलेज अच्छा होगा, मैंने कहा अगर आपका कॉलेज अच्छा होगा मैं वैसे भी सजेस्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और वो सब हैं जहाँ पर कि ये सारा कुछ काम जो है वो चलता है। क्लियर है? ठीक है? हाँ। कहाँ है रिमोट? बंद कर दो। तो ये टफ होते हैं या नहीं होते? तो पॉइंट ये है कि बेटा टफ तो होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो अच्छी हो और इजी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर तुमको करना है बीकॉम कर लो, वो इजी। अरे समझ, यही लोकल आरडीबी से कर लो एमबी, वो इजी है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें, पीजी कर लो इजी। समझ में आ रहा है? लेकिन हमको इजी चीजें नहीं करनी है ना, क्यों? ठीक है, आप कोई भी चीज सोचोगे ना, समझ में आ रहा है, तो आप अच्छे ही सोचोगे ना, और अच्छे चीज सोचोगे तो फिर आप उसका रिजल्ट परसेंटेज देखोगे तो वो सब बराबर है। तो सीए के बारे में जनरली ये उड़ाया जाता है कि ये ज्यादा टफ है। मेरा पॉइंट बस इतना है कि सीए इजी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीए इजी है, लेकिन किसी भी और प्रोफेशन के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। इसमें सिर्फ एक दिक्कत है, पता क्या है? क्योंकि ये कॉलेज बेस्ड नहीं, ये सारा सेल्फ स्टडी बेस्ड प्रोग्राम। यूपीएससी टफ है, क्यों? कोई कॉलेज नहीं। कॉलेज बेस्ड में क्या होता है कि आप किसी ना किसी तरीके से पास हो जाते हो, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट और ये सारा बहुत सारे दनफंद होते हैं। नॉर्मली आप कॉलेजेस में किसी का सुनोगे नहीं कि भैया ये कॉलेज क्लियर ही नहीं हो पाया, बैक एक लगती है, लेकिन बंदा फिर इवेंचुअली क्लियर कर जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं, बहुत बार क्लियर कर जाते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऐसा है कि अगर कोई बना है चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर आर बैड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आल्सो, समझ रहे हैं, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप बन गए हो तो। ठीक है ना? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सर एग्जाम के ऑडिट के कितने डिपेंड करता है, मतलब आपको 40,000 से लेकर के 40 करोड़ तक मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, तो भैया 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो देखो यार, आवर्स से पढ़ाई नहीं होती, समझ रहे? पढ़ाई ऐसी होती है जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। एग्जाम कितने दिन बचे और कितने चैप्टर आ रहे हैं? ठीक है, 30 दिन बचे, 15 चैप्टर है, 2 दिन में 1 चैप्टर। ठीक है, लेकिन अगर थोड़े दिन खराब हो गए तो 3 दिन में 2 चैप्टर, फिर अगर थोड़े और हुए तो 1 दिन में 1 चैप्टर, ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? वो उसकी डेप्थ में तो चीजें खुलती चली जाती हैं, मतलब उसकी परतें जो है वो खुलती चली जाती हैं। क्लियर है? तो आपको एक्चुअली में कंटेंट कवर करना होता है ना, वो मैंने। ठीक है, आवर्स आप कितने भी पुट इन करो, आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिल जाओगे जो 4-5 घंटे पढ़ते थे फिर भी बन गए, ऐसे मिलोगे जो 18-18 घंटे थे फिर भी नहीं बने, क्योंकि डायरेक्शन भी गलत हो जाता है कई बार। समझ रहे? कुछ लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज अगर कुछ पता चले, ठीक है, अब उसमें मान लो कंफ्यूजन हो गया, जैसे इसमें होता है, आप लोग आगे समझोगे, जैसे अकाउंटिंग में भी जो असेट है वो भिड़ गया, गाड़ी भिड़ गई तो मैंने रिन्यू करवाई, अब इसको मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊं कि मैं इसको पीएनएल में राइट ऑफ करूं, अब इसको लेके तो तुम गूगल कर रहे हो 1-1 घंटे, समझ में आ रहा है, दोस्तों से पूछ रहे हो, तो उन सब में क्या होता है कि आप उसको पढ़ाई काउंट करते हो लेकिन वो एक्चुअली में पढ़ाई नहीं हो जाती। समझ में आ रहा है? वो टाइम वेस्ट हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि कई लोग 18-18 घंटे पढ़ाई को काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई जो है वो हो सकता है कि 4 घंटे की होगी या 5 घंटे की होगी। क्लियर है? ठीक है, क्या सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है? 12th किसी का किसी भी स्ट्रीम से हुआ हो वो क्या कर सकता है, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ज्वाइन कर सकता है। चलो, जनरल डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन 10th के बाद भी करा सकते हो आप, और लेकिन एग्जाम देने कब मिलता है आपको? 12th के बाद।
रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? ऑनलाइन ICAI.org। और साल में 2 बार एग्जाम होता है। मतलब जैसे यूपीएससी और इन सब में क्या होता है कि एक बार फेल हुए तो 1 साल जाता है। यहाँ पर अगर मान लो कि एक बार नहीं निकला तो आपका 6 महीने चला जाता है। इस तरीके का, तो मई का एग्जाम नहीं हुआ तो आपको नवंबर देने को मिलेगा। ठीक है। अब इसके लिए कोई कॉलेज तो होता नहीं, एक सेंट्रलाइज बॉडी जो कानून से बनी है ना, एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो कि दिल्ली में है, और उसमें हर एरिया में, मतलब सेंट्रल में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह अपने रीजनल वो बना रखे ऑफिस। जैसे सेंट्रल का पूरा बना रखा है, हर स्टेट वाइज नहीं है, रीजन वाइज। तो हमारे रीजन का जो ऑफिस है वो कानपुर में, यहाँ पर सेंट्रल रीजन का पूरा, जितने भी स्टेट्स उसमें आते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर उनके ब्रांचेस हैं ऊपर हर जगह पे। तो ये ब्रांचेस वगैरह करती क्या है, ये लोग पूरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं उनका काम फैसिलिटेट करती है, क्योंकि इसमें ना अपडेशन वगैरह चलता रहता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो हर समय कुछ ना कुछ सेमिनार या वो सब होते रहते हैं। इंटरनेशनल कोई डेलीगेट आया या कुछ भी नया, कहीं पर कुछ नई स्टडी हो गई, नया प्रोसीजर आ गया, तो ये ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कि दे ऑलवेज ऑर्गेनाइज एन इवेंट, समझ रहे हैं? जिसमें कि क्या होता है, वो जो नए पॉइंट है उसके लिए 2 या 3 स्पीकर्स को बुलाया जाता है और उस पर्टिकुलर उस पर चर्चा है। तो ये ऐसा है कि कंटिन्यूस अपग्रेडेशन वाला है। नॉर्मली क्या होता है कि जो पहले बना रहता है उसको नए प्रोसीजर्स के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, तो वो इवेंचुअली आउटडेट हो जाता है। इसमें क्या रहता है, अपग्रेडेशन कंटिन्यूसली। समझ में आ रहा है क्या आपको? कुछ भी नया आता है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये काम कौन करता है? क्योंकि पूरा इसमें इलेक्शन भी होता है प्रॉपर। ठीक है। जो सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स हैं ये पूरा एक्ट से बना है और इनको ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसके जो टॉप में बैठे हुए गवर्निंग बॉडी, उसका पूरा इलेक्शन होता है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वोट डालता है। अभी पिछले साल ही वोटिंग हुई थी। ठीक है ना। तो पूरी प्रॉपर वोटिंग होती है, मतलब इनकम टैक्स ऑफिस में होती है। इसका जो रिकॉग्निशन है ना इस प्रोफेशन का, वो अलग लेवल का है, इसकी कंपेरेबिलिटी नहीं है किसी और प्रोफेशन से। ठीक है ना। इसलिए नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में, क्योंकि सीए के ऊपर एक पॉइंट ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इसलिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखोगे कि भाई मम्मी पापा के रिटर्न के साथ मुन्ने की रिटर्न फ्री। प्रोफेशन को डिग्रेड करते हैं, आरएस कि आप स्कीम निकाल दो। ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट जो है बनाई हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्लियर है? मेन ये एरियाज हैं। अच्छा भैया कितना खर्चा आता है ये कोर्स करने में? ठीक है ना। तो फर्स्ट लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है वो 90 to 100 का होता है। सेकंड लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है वो 18,000 का होता है। और फाइनल लेवल का जो रजिस्ट्रेशन है वो 22,000 का होता है। ये वो फीस है जो कि इंस्टीट्यूट में लगती है और वहां से कुछ नोट्स आते हैं। बाकी सारा एक्सपेंस जो है वो आपके मर्जी का होता है। मतलब ऑब्वियसली बात है, यू आर ज्वाइनिंग अ कोचिंग क्लास तो उसका एक्सपेंस आता है। मतलब समझ लो फर्स्ट स्टेज में बेसिक क्लासेस की फीस तो 35,000 कुछ रहती है, लेकिन कुछ खर्चा आपको लगेगा भाई, आप आना जाना है, रजिस्टर्स वगैरह है, तो मतलब आप समझ लो कि 40-45 हजार कुछ इस तरीके से लगता है। सेकेंड स्टेज में 18,000 उनका रजिस्ट्रेशन है और क्लासेस का जो फीस है वो 75 to 80,000 के आसपास जाता है, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर है। ठीक है। फाइनल में आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि सेकेंड स्टेज के बाद आप ट्रेनिंग भी करते हो। देखो नॉर्मली इस बात को समझो, आप कोई नॉर्मल लोकल अगर एमबीए कॉलेज भी ज्वाइन करते हो तो उसकी जो फीस होती है ना, ठीक है, वो 5.5-6 लाख या उससे ज्यादा ही होती है। समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक अगर मान लो कॉलेज होता है तो वो 3-1 लाख रुपए उसकी जो फीस होती है, मतलब 2 लाख एटलीस्ट 1 साल की होती है। तो 4 लाख का एक्सपेंस आपका आता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका खर्चा है, लेकिन सेकंड स्टेज के बाद आप किसी ऑफिस में ज्वाइन कर लेते हो, तो जैसे आप ज्वाइन करते हो तो वो आपको हो सकता है कि भाई साल भर का इसमें 50,000 रुपए लिखा हो, अब वो बढ़ गया है। ठीक है ना। और उसको लेकर के आपको मतलब 20 से 25,000 रुपए तक महीना मिल सकता है उस ट्रेनिंग, अगर आप अच्छी फर्म ज्वाइन करते हो तो। जैसे मैंने दिल्ली में जाकर की थी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने लोकल किसी सीए के अंडर में काम किया था। ठीक है ना। तो उनको कम मिल रहे थे, उनको 2,000 कट मिल रहे थे। मैं जब दिल्ली में गया था तो शुरू में 2300 थी और 3 महीने बाद उन लोगों ने 5,000 कर दी थी, फिर इवेंचुअली वो 9,000 हो गई थी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। लेकिन अभी जो ये बात मैं कर रहा हूँ वही 18-19 साल पहले,
अभी आज की डेट में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं उनको 25-25 हजार रुपए मिल रहे थे सिर्फ ट्रेनिंग के। तो आप समझो कि जो खर्चा आपका होता है फर्स्ट सेकंड स्टेज इन सब का, फाइनल तक पहुंचने से पहले ही आपका वो सारा का सारा खर्चा बल्कि आप प्लस में आ जाते हैं। और मतलब इसके लिए आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं, समझ, वो सारा का सारा आपका रिइंबर्स हो जाता है, खुद के आप खर्चे जो है वो निकाल सकते हो। सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत वैल्यू होती है उसकी एक पर्टिकुलर एज के बाद। अभी अपन छोटे हैं तो घर वालों से पैसे मांगने में दिक्कत नहीं होती, समझ, थोड़े बहुत खुद ही में गिल्ट आने लगता है पैसे मांगने, हो सकता है अभी भी लगता हो, मतलब वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो बाकी क्लासेस का होता है। कोविड में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जिनको ऑडिट कराना है उनको कराना ही, मतलब समझ रहे हो। हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि मान लो कि रेस्टोरेंट कोई चलते चलते आया तो फिर उसने खा लिया, कोविड में रेस्टोरेंट बंद हो गया, तो नहीं। जो कंपनीज हैं, जो लीगल रूल्स हैं वो तो फॉलो करना ही करना है, समझ रहे। तो मतलब अगर 10 लाख कंपनी है, कोरोना के कारण एक भी कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जो ऑडिट बिना कराए रह जाए, यानी कि वो पूरी 10 लाख कंपनीज को ऑडिट कराना ही पड़े कोविड के उसके बाद या जैसे भी, समझ रहे, क्योंकि वो लीगल रूल्स मानते हैं। खैर, ये सारा कुछ जनरल था चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में, ठीक है ना। उसके अलावा देखो बहुत सारे इस तरीके के वो भी होते हैं, ठीक है ना, कोर्सेज जो हैं वो आपके जैसे हम लोग ने बहुत सारे लास्ट ईयर कवर किए थे, एक होटल मैनेजमेंट वगैरह किया था, है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री वगैरह के जॉब किए थे। देखो कुछ भी अगर आपको करना है पर्टिकुलरली 12th के बाद, तो आप ये करो कि सारे प्रोफेशन के बारे में इतनी डिटेल में कम से कम जानो, समझ रहे। आई एम श्योर आज बहुत सारी चीजें नई आपको पता चली होंगी, समझ रहे। ऐसा नहीं होगा कि ये सारा कुछ आपको पहले से पता था। अब क्या होता है कि इतनी चीजें आपको पता है, ठीक है, और किसी और प्रोफेशन के बारे में भी इतनी चीजें आपको पता है, तब आप कंपेयर करके सिलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे हो तो इट्स फाइन, समझ रहे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं, बस किसी दोस्त ने बोला था कि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, इसमें बहुत नहीं पढ़ना पड़ता, ये ठीक है, ये नहीं, समझ रहे, ये मेरे हिसाब से तरीका नहीं है किसी भी करियर को सिलेक्ट करने का। इतनी डिटेल में कम से कम आप हर प्रोफेशन के बारे में, हर पर्टिकुलर उसके बारे में जाने, और उसके बाद फिर अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आप जो भी कोर्स के साथ आप जाते हैं, आपको अपनी पूरी लाइफ जो है वो उसके साथ बितानी पड़ती है, ठीक है ना। तो कुछ अदिति मैम भी बताना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो न्यू कोर्स आने वाला है, जो मतलब चेंजेस आने वाले हैं, उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना, कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अभी जो लोग 12th में है ना, अगर वो सीए करने का डिसाइड करते हैं तो वो मई 23 में देंगे, ठीक है। नए चेंजेस आएंगे भी तो नवंबर से आएंगे, और नवंबर से आने के बाद भी जो पुराने कोर्सेज हैं वो चलेंगे। देखो क्या है, एकदम से कोई चेंज नहीं आता है। ये जो सीए का जो कोर्स है ना, ये हर 3 साल में चेंज हो जाता है। मतलब जब हमने किया था तो अलग सिस्टम से किया था, जब अदिति मैम ने किया था तो अलग सिस्टम से किया था, उसके जब हमने पढ़ाना चालू किया था तब अलग सिस्टम था, बीच में वो फिर चेंज हो गया। अरे तो सब्जेक्ट सेम रहते हैं, उसका थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो इधर उधर होता है, सिस्टम बदल जाता है। अब जैसे पहले जो फर्स्ट स्टेज के चारों सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्टिव हुआ करते थे मेरे टाइम, पूरे 3-3 घंटे के होता है। फिर अदिति मैम के टाइम पे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे, सारे ये 2018 तक ऐसे ही था, चारों सब्जेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव थे। 200 टोटल मार्क्स थे, हर सब्जेक्ट 50 मार्क्स का था, अब तो हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, ठीक है। नहीं तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट था ही नहीं पहले, एंड वो भी बीसीके मतलब है ना, ये दोनों नहीं। अब जो नया आएगा तो उसमें भी वो बीसीआर बीसीके हटा रहे हैं। दो ऑब्जेक्टिव और दो सब्जेक्टिव ऐसे ही। हाँ, तो अब 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव है, तो और आगे जो है जो भी चेंज आएगा तो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत, कंटेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। हो सकता है तुम लोग इंटर में पहुंचो तो तुम लोग के ऊपर नया लग जाए, तो अभी 8 सब्जेक्ट है तो अच्छा है कि 6 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। ये है कि तुम लोग का 1 साल हो सकता बच जाए, क्योंकि ट्रेनिंग अभी 3 साल की है। हाँ। और वो हो सकता है कि 2 साल की हो। और अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो फिर
वो फाइनल के बाद है कि आप एक बार फाइनल क्लियर कर लो और फिर अगर आप सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, मतलब अपना ऑफिस खोलना है ना आपको, तो सर्टिफिकेट लेना होता है। तो आपको लोकल मार्केट को भी समझना होता है और ज्यादा तो अगर आप clientele को जानना सीओपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 1 साल की और ट्रेनिंग करोगे। तो फाइनल के बाद होते हैं। हाँ, वो फाइनल के बाद करोगे। अभी प्रपोज है, अभी जो सिस्टम है वो कैसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अपना ऑफिस खोलना है, अगले दिन से चालू। और ये कोई चेंजेस अभी फिक्स नहीं हुए। अभी तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, सिर्फ ये चेंजेस प्रपोज करके सजेशंस ले रहा है कि ये सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब लोग अपना व्यू दे है ना। तो अभी कैसे चेंजेस आएंगे वो तो अपन को बाद में चलेगा, तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं। अभी सिर्फ ये फिक्स है जो अभी है। अगर जो भी होगा नेक्स्ट ईयर से होगा ना, इस ईयर कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है। और जो लोग बाहर से जैसे कॉलेज वगैरह करना चाहते हैं तो एक नया एग्जाम आया है CUET। हाँ, ठीक है ना? CUET के बारे में पता है क्या? हाँ, क्यूट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो पता है, मैं ऐसे उसने बोला। कॉमन नहीं, सेंट्रल वही यूनिवर्सिटी। तो बोला आपने, गलत सुना। रिकॉर्डिंग चल रही बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है, अब भी रिवर्स करके सुना देंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये एग्जाम है, जैसे कि अभी इंजीनियरिंग के लिए लोग आईआईटी का एग्जाम देते हैं ना, ठीक है, या एमबीए के लिए कैट देते हैं, तो उसकी रैंकिंग के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलता है। आपकी जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। रैंक कम होगी तो फिर कॉलेज नहीं मिलता, फिर ड्रॉप लेकर फिर से देते हैं लोग, ठीक है। वैसे ही अब हो गया है कि अब चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे दिल्ली की या हाँ, वो जवाहर जो भी है, जामिया है, या इस तरीके से कुछ हैं जिनमें अगर आपको जाना है तो CUET के स्कोर के बेसिस पे होगा। CUET में जो है उसमें सब्जेक्ट वाइज भी बाइफरकेशन है, यानी एक दो जनरल सब्जेक्ट हैं जो सबको पढ़ने पड़ेंगे और एक दो स्पेसिफिक है जिनको अगर कुछ पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, पर्टिकुलर कोर्स ऑप्ट करना है तो ही आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट आपको करना है। जो कोर्स करना है उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग जो सीए का लड़कों को भी देना पड़ेगा। नहीं, नहीं, यहाँ CA वाले कॉलेज नहीं होता है बेटा। नहीं, कोई तो कॉलेज ज्वाइन करेगा ना, नहीं, वो तो तो पता है। आप यहाँ वो तो फिर आप कोई भी join लोकल करोगे। करोगे, यहाँ पर क्या आप करोगे उसके लिए आपको CUET देने की जरूरत नहीं है, हाँ, सेंट्रल लेकिन ये यूनिवर्सिटीज आगे नहीं। भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, ठीक ये है। स्टेट के अंडर आती है, तो यहाँ पर CUET अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज की सभा अपन समाप्त करते हैं। क्लियर? ठीक है, किसी के और कोई सवाल है तो बता दो कुछ पर। क्या बता रहे हो? विश वेट करता है जल्दी खत्म हो तो आगे। हाँ, किसी के कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलरली तो बता दो। ठीक है, जो लोग अभी 12th में है ना, वो लोग अभी सोच सकते हैं, अगर नहीं सोचा है तो, अगर सोच लिया है तो अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं सोचा है तो अभी एक्सप्लोर कर सकते हो, जितने डिटेल में अपन ने सीए किया, स्टडी किया, ठीक है, बहुत डिटेल में किया यार। उतने डिटेल में बाकी सारे कोर्सेज को एक बार स्टडी करके फिर डिसाइड करो, एक साल है डिसाइड करें। ठीक है, चलो।